हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीएमजे प्रखर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपकी बायो एजुकेटर शिखा निगम। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 9 के बायो का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके कंपटीशन के व्यू से भी और आपके एग्जाम के व्यू से भी। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर में ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम वन बाय वन कवर करेंगे। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी के बारे में जानेंगे, सेल का क्लासिफिकेशन जानेंगे, सेल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम सेल डिवीजन टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सेल की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उनकी बॉडी छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स से मिलके बनी होती है और इन्हीं स्मॉल यूनिट्स को हम सेल बोलते हैं। सेल वर्ड लैटिन वर्ड सेलुला से लिया गया है, जिसकी मीनिंग होती है स्मॉल रूम्स। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। उन्होंने कैसे डिस्कवर किया अब ये जानेंगे। उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप से कॉर्क के एक टुकड़े को देखा। कॉर्क किसको बोलते हैं? कॉर्क होता है किसी भी प्लांट की स्टेम की जो आउटर लेयर है उसको हम कॉर्क बोलते हैं। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप से कॉर्क के एक छोटे से पीस को देखा और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कॉर्क की जितनी भी थिन स्लाइस है उससे वो सारी मिलकर स्मॉल कंपार्टमेंट बना रहे थे और ये स्मॉल कंपार्टमेंट एक दूसरे से एक वॉल के थ्रू सेपरेटेड थे और ये स्ट्रक्चर देखने में एकदम हनी कॉम्ब जैसा दिख रहा था और इन्हीं स्मॉल स्ट्रक्चर को उन्होंने सेल नाम दिया। ये स्ट्रक्चर देखने में कैसा था? कुछ इस टाइप का। और इन्हीं स्मॉल कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल बोला और इस टाइप से उन्होंने सेल की डिस्कवरी की। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। सेल को हम 3 टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं, उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग, उनके शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग एंड थर्ड क्लासिफिकेशन है उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं उनके नंबर के अकॉर्डिंग। नंबर के अकॉर्डिंग हम किसी भी सेल को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलुलर सेल, मल्टीसेलुलर सेल एंड असेलुलर सेल। सबसे पहले देखते हैं यूनिसेलुलर सेल। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म केवल एक सेल से मिलकर बना होता है तब उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर सेल। यूनिसेलुलर सेल में जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज होंगी, जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होंगी, वो सारी एक सेल के अंदर ही परफॉर्म होगी और यूनिसेलुलर की बॉडी कैसी होगी? सिंपल होगी और इनमें फंक्शंस भी कम होंगे और साथ ही साथ इनकी लाइफ साइकिल भी बहुत ज्यादा शॉर्ट होगी। यूनिसेलुलर सेल में ईस्ट हो सकते हैं, अमीबा हो सकते हैं और पैरामीशियम हो सकते हैं। अब आते हैं मल्टी सेलुलर सेल की तरफ। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना होता है तब उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और इस टाइप की सेल को मल्टी सेलुलर सेल बोलते हैं। मल्टी सेलुलर सेल के एग्जाम्पल्स है प्लांट, एनिमल्स और फंजाई। इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसी होगी? कॉम्प्लेक्स होगी। जहां यूनिसेलुलर की बॉडी कैसी थी? सिंपल थी, वहीं मल्टी सेलुलर की बॉडी क्या होगी? कॉम्प्लेक्स होगी और इनके फंक्शंस भी ज्यादा होंगे। फंक्शंस ज्यादा है तो हर फंक्शन को कंडक्ट करने के लिए सेल्स भी ज्यादा होगी। अब आते हैं असेलुलर सेल पे। असेलुलर सेल ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल क्या होती है? अब्सेंट होती है और ये किसी की बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पे अपनी ग्रोथ स्टार्ट करते हैं, वहां पे अपने नंबर्स को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। इसका एग्जांपल है वायरस। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी उसमें नंबर ऑफ सेल्स उतने ही ज्यादा होंगे। जैसे यूनिसेलुलर की बॉडी कैसी थी? सिंपल थी, इसमें सेल भी क्या है? एक थी। मल्टी सेलुलर की बॉडी कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे। मतलब नंबर ऑफ सेल्स इस बात पे डिपेंड करते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिंपल है
या कॉम्प्लेक्स है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखते हैं सेल का क्लासिफिकेशन उनके शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग। सबसे पहला है फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड शेप का मतलब होता है ऐसी सेल जिनका साइज और शेप टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, वो हमेशा एक जैसा होता है, जैसे कि एनिमल सेल हो गया और प्लांट सेल हो गया। सेकेंड है स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल का मतलब होता है गोल, और इसका एग्जांपल हो गया ओवम और आरबीसी। यहाँ पे आरबीसी का स्ट्रक्चर देते हैं। आरबीसी कैसी होती है? डिस्क शेप्ड होती है। ये हो गई आरबीसी। देन नेक्स्ट है स्पिंडल शेप, जिसमें मसल सेल्स है। स्पिंडल का मतलब होता है लंबाई में ज्यादा होना। स्पिंडल शेप बना के देखते हैं। स्पिंडल शेप में होती है मसल सेल्स। एंड लास्ट है इलोंगेटेड एंड ब्रांच शेप्ड। इसमें होती है नर्व सेल। इसमें जो सेल क्या होगी? ब्रांच जैसी होगी, जैसे जो किसी ट्री की ब्रांचेस होती है, ठीक उसी तरह से। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। यहाँ पे एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या है? सबसे बड़ी सेल है हमारी बॉडी की। सबसे बड़ी सेल क्या है? न्यूरॉन। ये हो गई नर्व सेल। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर। तो स्ट्रक्चर के बेस्ड पे सेल को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यूकेरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियस कैसा होगा? डबल मेम्ब्रेन होगा। और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस कैसा होगा? सिंगल मेम्ब्रेन होगा। यूकेरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर। और प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियोलस के अंदर। यूकेरियोटिक सेल के एग्जांपल है मैमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी। अब हम देख लेते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस किसे बोलते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियस क्या होती है? एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि स्फेरिकल बॉडी होती है, और इसके अंदर एक अदर स्फेरिकल बॉडी भी प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये हो गया न्यूक्लियस। और इस स्फेरिकल बॉडी को, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो यूकेरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर। एंड प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियोलस के अंदर। राइट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। कंपोनेंट्स ऑफ सेल। कंपोनेंट्स का मतलब सेल कौन कौन चीजों से मिलके बनी होती है। तो सेल के बेसिक चार कंपोनेंट्स है। फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड साइटोप्लाज्म, थर्ड सेल वॉल एंड फोर्थ न्यूक्लियस। तो ये है सेल का स्ट्रक्चर। सेल की सबसे आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। एंड सेल की सेकेंड आउटर लेयर को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर की स्फेरिकल बॉडी को न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और ये सारे क्या हैं?
सेल ऑर्गेनिल्स, गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये सारे सेल ऑर्गेनिल्स एक जेली लाइक स्ट्रक्चर में एम्बेडेड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो अब इनको हम डिटेल्स में जानेंगे। पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो किसी भी सेल की सेकेंड आउटर लेयर को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। ये प्रोटीन और लिपिड ही इस मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये लेयर कैसे वर्क करती है, सेमी परमिएबल लेयर की तरह काम करती है। वर्क लाइक अ सेमी परमिएबल लेयर। सेमी परमिएबल लेयर का मतलब क्या होता है, इससे सेमी परमेबल वर्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेमी मीन्स होता है सेलेक्टिव, एंड परमिएबल मीन्स होता है परमिट। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है। मतलब ये क्या है, सेलेक्टिव मटेरियल को ही सेल के अंदर आने देगी और जितने भी अनयूजुअल मटेरियल्स है या कोई वायरस है उनको सेल के अंदर आने से रोकेगी और सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको बाहर के एटमॉस्फेयर से सेपरेट करने का काम करती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कलरलेस होता है और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर में बताया। सेल वॉल क्या होती है, किसी भी सेल की सबसे आउटर लेयर। किसी भी सेल की सबसे आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी बट एनिमल सेल में अब्सेंट होगी। क्यों, क्योंकि प्लांट्स को सारे इन्वायरमेंटल कंडीशन से को बियर करने के लिए क्या करती है, एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करती है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमें ठंड लगी तो हमने क्या किया, स्वेटर पहन लिया। हमें गर्मी लगी तो हमने एसी ऑन कर लिया। बट क्या है, प्लांट्स तो मूवमेंट नहीं कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हो और सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन को उनको बियर करना पड़ता है। तो इसीलिए उन्हें क्या है, एक एक्स्ट्रा लेयर की नीड होती है। इसलिए प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इन अदर हैंड एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। तो पहले न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूक्लियस कहाँ मिलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर एक एम्बेडेड सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या होती है, स्फेरिकल बॉडी होती है। इस न्यूक्लियस के अंदर एक अदर स्फेरिकल बॉडी भी प्रेजेंट होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस क्या है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि साइज में सबसे ज्यादा बड़ा होता है। ये किसी भी सेल में क्लियरली विजिबल होता है।
न्यूक्लियस क्या होगा, यूकेरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन होगा, वहीं प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, सिंगल मेम्ब्रेन होगा। अब क्रोमोसोम्स की जरूरत किसको पड़ेगी, क्रोमोसोम्स की जरूरत उन सेल्स को पड़ेगी जिनको रेप्लिकेशन करना है, रिप्रोडक्शन करना है, या अपने नंबर ऑफ ग्रोथ को बढ़ाना है। तो वे क्या करेंगी, छोटे छोटे क्रोमेटिन फाइबर्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगी और उससे क्या बनाएंगी, क्रोमोसोम्स बनाएंगी। क्रोमोसोम्स में क्या पाए जाते हैं, जीन्स, और इन्हीं जीन्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं। डीएनए एक हेरिडिटी फैक्टर के रूप में काम करते हैं, जिससे कि कोई भी गुण या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर होती है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब एक और बात का डिस्कशन हम यहाँ पे कर लेते हैं कि सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। तो सेल को हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। जैसे कि एक स्कूल है, अगर स्कूल में टीचर्स नहीं हो तो स्कूल सरवाइव कर पाएगा क्या, कभी नहीं। तो उसी टाइप से अगर हमारी बॉडी में सेल्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी भी सरवाइव नहीं कर पाएगी, ग्रोथ नहीं कर पाएगी। इसलिए सेल को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेकेंड है कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं। तो सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, जितने भी केमिकल रिएक्शन है, वो सारे कहाँ कंडक्ट होते हैं। इसलिए सेल को हम फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो एंड होता है। अपनी नेक्स्ट क्लास में सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।